हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप लोग का आपके इस अपने चैनल पे, अपने एग्जाम चैनल पे। और जैसा कि आप लोग को पता है कि पिछले वीडियो में हम लोग जो है 25 नंबर क्वेश्चन तक को कंप्लीट कर चुके थे, डेली लाइफ क्वेश्चनों को, जो कि किसी न किसी परीक्षा में अलग टाइप से घुमा फिरा के क्वेश्चन को पूछा जाता है, जो आप लोग को पता भी होना चाहिए, या कहीं पर भी कोई भी पूछ दिया तो आप लोग जवाब देने के लिए उनके पास रहना चाहिए आपको ये नॉलेज। तो चलिए शुरू करते हैं। 25 तक क्वेश्चनों को तो आप लोग देख ही चुके थे। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो पीछे का वीडियो जाके देख सकते हैं। आपको सभी क्वेश्चन जो है बढ़िया से एक एक करके समझाया गया है, बताया गया है। अभी जो है चलिए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 26। और 26 नंबर प्रश्न हम लोग का है, दूध या पानी लीटर में ही क्यों मापा जाता है। अब इसका देखिए आंसर, देखिए क्या है। दूध और पानी द्रव होते हैं, द्रव का मापन आयतन से किया जाता है। लीटर आयतन की इकाई है, इसलिए द्रव पदार्थ लीटर में मापे जाते हैं। यह दैनिक जीवन में मापन की सही विधि है। अच्छा, ये लिया कहाँ गया है, लिया कहाँ से गया है, देखिए एसआई पद्धति होती है। एसआई पद्धति में जो है आपको नापने के लिए क्या लिया गया है, उसमें लीटर को लिया गया है। और एसआई मतलब क्या हो गया कि इंटरनेशनल, और इंटरनेशनल लेवल पर ये लिया गया है लीटर को, इसलिए लीटर में भी नापा जाता है। मटेरियल और दूध और पानी, ये दो मटेरियल को जो है वो लीटर में इसलिए नापा जाता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सोना और चावल ग्राम या किलोग्राम में क्यों तोले जाते हैं, सोना और चावल को। तो सोना और चावल ठोस पदार्थ होते हैं। ऊपर वाला जो था वो द्रव पदार्थ था, इसी कारण से ठोस पदार्थ का मापन द्रव्यमान से किया जाता है। और द्रव्यमान आप लोगों को पता है कि एसआई यूनिट में जो है, अभी देखिए एसआई यूनिट का ही है। एसआई यूनिट में जो है द्रव्यमान को किस में नापा जाता है, ग्राम में नापा जाता है। देखिए ग्राम या किलोग्राम में नापा जाता है, आप लोगों को है ये तो ध्यान में ही है। तो ग्राम में नापा जाता है, लेकिन केजी आप लोग बना लेते हैं, ग्राम में ही नापा जाता है। एसआई यूनिट ग्राम है। ग्राम और द्रव्यमान की इकाइयां हैं, इसलिए इसका वजन तराजू से तोला जाता है। यह मापन की मूल अवधारणा है। एसआई यूनिट देखिए, देखा जाए द्रव्यमान का तो वो मास का ग्राम हो जाएगा, ठीक है। इसी कारण से इसको ग्राम में ही नापा जाता है, क्योंकि ये ठोस है तो ठोस को ग्राम में ही नापा जाता है। अगला सवाल हम लोग का प्रश्न नंबर 28 है। समय को सेकंड में क्यों मापा जाता है। तो वही बात है, समय जो है, समय की एसआई यूनिट क्या है, सेकंड है। इसी कारण से समय को सभी वैज्ञानिक मापन एसआई इकाइयों में किए जाते हैं। वैज्ञानिक मापन जितने भी हैं वो सभी एसआई यूनिट में किया जाता है, क्योंकि ये इंटरनेशनल लेवल का हो जाता है। इसी कारण से इसमें मापन की एकरूपता बनी रहती है। घड़ी और घड़ी की सुइयां सेकंड पर आधारित होती है, इसी कारण समय सेकंड में मापा जाता है। सभी चीज जो है वो अभी आप लोग जितना भी चीज देख रहे हैं वो सभी ऐसा यूनिट पे ही होती है, पूरे इंटरनेशनल लेवल पे। ऐसा चीज जो पूरा इंटरनेशनल लेवल पे वैलिड हो। तो समय जो है, समय को सेकंड में मापा जाता है, द्रव्यमान को ग्राम में मापा जाता है। इसी तरह से अगला सवाल हम लोग का, पंखा चलने पे हमें ठंडा महसूस होती है। तो पंखा हवा को तेजी से गति कराता है, गति से चलाता है। इससे हमारे शरीर का पसीना जल्दी सूखता है। पसीना सूखने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। वाष्पीकरण में ऊष्मा खर्च होती है, इसी कारण ठंडा महसूस होता है। ये तो अपना लोग सभी लोग जानते ही हैं। जैसे बर्फ को हाथ में ले लिए तो उसमें भी वाष्पीकरण होता है। बर्फ में वाष्पीकरण होता है तो ऊष्मा अपना लोग का खर्च, उसमें जो जिसकी मान लेते हैं कि आपके हाथ में बर्फ है तो बर्फ का वाष्पीकरण होगा। वाष्पीकरण होगा तो वो जो हीट जो है वो हीट कहाँ से लेगा, गर्मी कहाँ से लेगा, ऊष्मा कहाँ से लेगा। वो ऊष्मा आप ही से ले रहा है, बाहर से भी ले रहा है, लेकिन बाहर से उसको उतना ज्यादा ऊष्मा नहीं मिल रहा जितना कि आपके हाथ से उसको मिल रहा है ऊष्मा। और आपके शरीर से जब ऊष्मा की हानि होगी, आपको तो निश्चित है कि जब हीट जाएगा तो ठंडा ही महसूस होगा। फ्रिज के पीछे का हिस्सा गर्म क्यों हो जाता है। तो फ्रिज के अंदर से ऊष्मा बाहर निकाली जाती है, यह ऊष्मा पीछे की लगी कुंडली से बाहर निकलती है। इसी कारण फ्रिज का पिछला भाग गर्म हो जाता है। फ्रिज ऊष्मा को नष्ट नहीं करता बल्कि स्थानांतरित करता है। यह ऊष्मा गतिकी का उदाहरण है। तो फ्रिज का ऊष्मा जो है वो बाहर नहीं निकलती है, पीछे जो कुंडली लगी हुई रहती है ना, ऐसे ऐसे करके कुंडली जो लगी हुई रहती है, वो फ्रिज का पिछला भाग को गर्म हो जाता है। लेकिन ये ऊष्मा को जो है बाहर नहीं भेजता है, उसको नष्ट नहीं करता है वो, बल्कि उसको फिर से ट्रांसफर कर देता है ऊष्मा गतिकी के उदाहरण के लिए, के नियम से फिर से आगे ट्रांसफर कर देता है। अगला देखिए सवाल क्या हम लोग का, 31 नंबर। एसी कमरे को ठंडा कैसे करता है। एसी हमारे कमरे को गर्म हवा को खींच लेता है, यह हवा ठंडी होकर वापस कमरे में जाती है। गर्मी बाहर यूनिट के माध्यम से बाहर फेंक दी जाती है। इस प्रक्रिया में ऊष्मा का स्थानांतरण होता है, यही कारण कमरा ठंडा हो जाता है। अगला सवाल है हम लोग का, हीटर का तार जो होता है वो लाल क्यों हो जाता है। हीटर के तार में अधिक प्रतिरोध होता है। जब धारा प्रवाहित होती है तो ऊष्मा उत्पन्न होती है। अधिक तापमान पर लाल तार दिखाई देने लगती है। यह विद्युतीय ऊर्जा का ऊष्मा में परिवर्तन है और इसे जूल का ऊष्मा नियम कहते हैं। अगला सवाल है हम लोग का, मोबाइल चार्ज करते समय गर्म क्यों हो जाता है। चार्जिंग के दौरान विद्युतीय ऊर्जा प्रभावित होती है। इस प्रक्रिया में कुछ ऊर्जा ऊष्मा में बदल जाती है। ऊर्जा हानि होने के कारण मोबाइल गर्म हो जाता है। लगातार चार्जिंग से टेम्परेचर बढ़ता है
इसलिए मोबाइल को ज़्यादा गर्म होने से बचाना चाहिए। अगला सवाल है हम लोग का, फ्यूज क्यों लगाया जाता है? बोर्ड में फ्यूज लगता है, क्यों लगाया जाता है? फ्यूज पतले तार से बना होता है। अब फ्यूज को पतला तार से ही बनाना चाहिए, ज़्यादा मोटा तार से नहीं बनाना चाहिए, नहीं तो ऐसा नहीं होगा पूरा घर में शॉर्ट सर्किट हो गया, फ्यूज फ्यूज उड़ेगा तब ना लाइन कटेगा। यहाँ इतना मोटा तार दे दिए हैं कि घर के तार से ज़्यादा मोटा तार आपको जो फ्यूज का ही हो गया। इसलिए यहाँ पतला दिया जाता है कि करंट का सिर्फ फ्लो हो सके, कुछ भी इधर प्रॉब्लम आए ये फ्यूज ही उड़ जाए यहाँ से। फ्यूज पतले तार से बना होता है, अधिक धारा प्रभावित होने पर यह पिघल जाता है, इससे परिपथ टूट जाता है, बिजली का कनेक्शन टूट जाएगा, उपकरण जलने से बच जाते हैं, जितनी भी चीजें हैं घर में वो बच जाती है। यह सुरक्षा उपकरण का ही काम करता है। अगला सवाल है अपने लोग का, प्रश्न नंबर 35 पे आ गए हैं। मैग्नेट फ्रिज पर क्यों चिपक जाता है? मैग्नेट जो है वो फ्रिज पर क्यों चिपक जाता है? फ्रिज का दीवार लोहे या इस्पात का बना होता है। मैग्नेट लोहे को आकर्षित करता है। चुंबकीय बल के कारण मैग्नेट चिपक जाता है। यह चुंबकीय आकर्षण का उदाहरण है। इसी सिद्धांत पर कई उपकरण काम करते हैं। अगला सवाल आप लोगों का 36 नंबर, बिजली के पंखे में मोटर क्यों लगी होती है? तो मोटर विद्युतीय ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देती है। यही यांत्रिक ऊर्जा पंखे को घुमाती है। मोटर में चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग होता है। बिना मोटर के पंखा नहीं चल सकता। यह ऊर्जा रूपांतर का उदाहरण है। तो प्रश्न कैसे आएगा कि पंखे में कौन सी ऊर्जा काम करती है? तो पंखे में जो है वो यांत्रिक ऊर्जा काम करती है, क्योंकि विद्युत ऊर्जा बदल किसमें गई? यांत्रिक ऊर्जा में, मैकेनिकल एनर्जी में। अगला सवाल है हम लोग का, प्रश्न नंबर 37 पहुंच गया है। माइक्रोफोन किस ऊर्जा को किसमें बदलता है? तो माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को संग्रहित करता है। माइक्रोफोन यह ध्वनि को विद्युतीय संकेत में बदल देता है, फिर यह संकेत स्पीकर तक पहुंचते हैं। स्पीकर इसे फिर से ध्वनि में बदल देता है। यह ध्वनि विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन हो जाता है। अगला सवाल अपने लोग का, लाउड स्पीकर में आवाज कैसे उत्पन्न होती है? तो लाउड स्पीकर में विद्युत धारा प्रभावित होती है। यह चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। कंपन उत्पन्न होने से ध्वनि तरंग बनती है। यही तरंग हमें आवाज के रूप में सुनाई देती है। यह विद्युतीय और ध्वनि का संयोजन है। ये तो अपना लोग 10वीं क्लास में पढ़े हुए, ऊपर वाला भी पढ़े हुए, जितना भी अभी हम छोड़ के चल रहे हैं वो सब पढ़े हुए हैं और बता भी रहे हैं साथ साथ। अगला सवाल चलिए देखते हैं 39 नंबर, रेल आने की आवाज पहले क्यों सुनाई देती है? ये भी अपना लोग पढ़े हुए हैं, तो चलिए पढ़ते हैं इसको। रेल की कंपन जमीन में फैलती है। ठोस माध्यम में ध्वनि की गति अधिक होती है। हवा में ध्वनि की गति कम होती है, इसलिए कंपन पहले हमारे कानों तक पहुंचती है। इसी कारण आवाज पहले सुनाई देती है कंपन की। हवाई जहाज उड़ते समय आवाज क्यों करता है? हवाई जहाज के इंजन बहुत तेज से काम करते हैं, इससे हवा में तेज कंपन उत्पन्न होता है। यह कंपन ध्वनि तरंग के रूप में फैलता है। तेज कंपन से तेज आवाज सुनाई देती है। यही ध्वनि ऊर्जा का उदाहरण है। अगला सवाल अपने लोग का, छाता धूप में क्यों उपयोग किया जाता है? छाता केवल बारिश से बचाने के लिए नहीं होता। धूप में छाता सूर्य की किरणों को सीधे शरीर पर पड़ने से रोकता है। इससे शरीर में ऊष्मा कम पहुंचती है। छाता सूर्य के विकिरण को परावर्तित करता है। इसी कारण धूप में भी छाता उपयोगी होता है। अगला सवाल अपन लोग का, ढीले कपड़े गर्मियों में आरामदायक होते हैं। तो ढीले कपड़े में हवा का आवागमन आसानी से होता है। हवा पसीना को जल्दी सूखने में मदद करती है। पसीना सूखने की प्रक्रिया वाष्पीकरण कहलाती है। वाष्पीकरण में शरीर की ऊष्मा खर्च होती है, इसीलिए ठंडा महसूस, जैसा कि अभी आप लोग को बर्फ वाला बताएं। पेट्रोल के साथ भी ऐसा ही नियम है, पेट्रोल हाथ में लीजिएगा तो ठंडा लगेगा। लोहे की छत वाले कमरों में गर्मियों में गर्मी अधिक होती है। लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक है। सूर्य की किरणें लोहे की छत को जल्दी गर्म कर देती है। यह ऊष्मा कमरे के अंदर स्थानांतरित हो जाती है, इससे कमरे का टेम्परेचर बढ़ जाता है। इसी कारण ऐसे कमरे में ज्यादा गर्मी होती है। अगला सवाल है, सफेद कपड़े गर्मियों में और काले कपड़े सर्दियों में क्यों पहनते हैं? सफेद कपड़े सूर्य की किरणों को अधिक परावर्तित करते हैं, इससे शरीर कम गर्म होता है। काले कपड़े अधिक ऊष्मा अवशोषित करते हैं, शरीर में इससे गर्मी, सर्दियों में इससे शरीर गर्म रहता है। इसी कारण ऋतु के अनुसार कपड़े पहनना चाहिए। अगला सवाल आप लोग 45 नंबर पहुंच गए हैं। रेत पर दोपहर में नंगे पैर चलना कठिन क्यों होता है? तो दोपहर में सूर्य की किरणें सीधी रेत पर पड़ती है। रेत जल्दी ऊष्मा अवशोषित कर लेती है, इससे रेत का टेम्परेचर बहुत बढ़ जाता है।
नंगे पैर ऊष्मा को सीधे महसूस करते हैं, इसलिए रेत पर चलना गर्मी के समय में बहुत प्रॉब्लम करता है रेत। अगला सवाल अपने लोग का, पानी आग कैसे बुझाती है? आग को चलने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है। पानी आग की ऊष्मा को अवशोषित कर लेती है, इससे आग का टेम्परेचर कम हो जाता है। जब ताप कम हो जाता है तो आग बुझ जाती है। यह ऊष्मा अवशोषण का अच्छा उदाहरण है। तेल से आग बुझाना खतरनाक क्यों? तेल पानी से हल्का होता है और ऊपर तैरता है, पानी के ऊपर तैरने लगता है। तेल ज्वलनशील भी होता है। आग पर तेल डालने से आग और फैल जाती है, जैसे कहते हैं ना कि आग में घी डालना, इससे आग और तेजी से हो जाती है, इसलिए तेल से आग नहीं बुझाई जाती। अगला सवाल अपने लोग का, बोतल में गर्म पानी भरकर ढक्कन लगाने पर ढक्कन कस क्यों जाता है? गर्म पानी से बोतल के अंदर हवा गर्म हो जाती है, गर्मी के कारण हवा फैलती है, ठंडा होने पर सिकुड़ जाती है। अंदर का प्रेशर जो है वो कम हो जाता है, पहले प्रेशर बना अब कम हो गया। बाहर का दाब ढक्कन को कस देता है। अगला सवाल अपने लोग का, पानी उबलते समय बुलबुले क्यों बनते हैं? पानी को गर्म करने पर उसका टेम्परेचर बढ़ता है। एक निश्चित ताप पर पानी उबलने लगता है, इस समय भाप बनती है। भाप बुलबुले के रूप में ऊपर उठती है, इसी कारण पानी में बुलबुले दिखाई देते हैं। अगला और आज का सबसे लास्ट क्वेश्चन है 50 नंबर, फ्रिज में रखा पानी ठंडा कैसे हो जाता है? फ्रिज अंदर की ऊष्मा को बाहर निकालता है, पानी की ऊष्मा धीरे धीरे बाहर जाती है। ऊष्मा निकलने से पानी का टेम्परेचर कम हो जाता है। यह ऊष्मा स्थानांतरण की प्रक्रिया है और इसी कारण पानी ठंडा हो जाता है और यह यांत्रिक ऊर्जा के रूप में भी काम करता है। तो चलिए, आज अभी तक में जो है 50 क्वेश्चन को अपन लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अगले वीडियो में हम लोग 51 नंबर क्वेश्चन से शुरू करने वाले हैं। ये सभी क्वेश्चन जो है डायरेक्ट ऐसे नहीं पूछा जाता है परीक्षा में, लेकिन घुमा फिरा को पूछ देगा कि फ्रिज में पानी ठंडा कैसे हो जाता है, किस कारण से हो जाता है, क्यों होता है। तो वहाँ ऑप्शन ए बी सी ऐसे करके लिखा हुआ रहेगा, तो उसमें फिर आप लोग को पहचानना होगा कि ये इसमें सही कौन सा जवाब है। डायरेक्ट ये प्रश्न पूछा जाता है, उसमें आपको ये लिखना नहीं पड़ता है, उसमें ऑप्शन के रूप में रहेगा। तो आप लोग को ये ध्यान में रखना। ये अभी तक टोटल हम लोग 50 क्वेश्चन को देख लिए हैं, जो सभी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर कुछ भी आपको राय देना हो, कुछ भी आपको अगर बोलना हो, तो आप लोग कमेंट में आके बता सकते हैं हमको, ताकि हम उस पर और भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अगर चैनल पर नया आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं इसी तरह के और भी वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद।